चलो शुरू करेंगे हम लोग। तो पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, कोई बात नहीं, अभी पहले सॉल्व करते हैं। सामने ध्यान दो बेटा, अब बातें नहीं बिल्कुल भी। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि आपके पास जो फोर्स है, फोर्स कितना है बेटा? 1 किलो न्यूटन। फिर आपके पास पावर कितनी है? 1 मेगावाट। और आपके पास टाइम कितना है? 1 मिली सेकेंड। ठीक, तो क्वेश्चन के अंदर प्रॉपरली क्या मिला? कहता है इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट फोर्स, पावर एंड टाइम आर मेजर्ड एज 1 किलो न्यूटन, 1 मेगावाट एंड 1 मिली सेकेंड। नाउ वी नीड टू find the mass, length and time। हमें क्या क्या निकालना था बेटा? वहां पे हमें फाइंड आउट करना था मास, हमें फाइंड आउट करनी थी लेंथ, और हमें फाइंड आउट करना था टाइम। सबसे पहली चीज, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो टाइम अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको अवेलेबल है। तो टाइम इज 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ सेकेंड। ये तो यही कहानी खत्म हो गई। अब हम चलते हैं फोर्स के पास। नाउ फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो बेटा, m1 l1 and t-2, and this is equal to how much? 1 किलो न्यूटन। किलो मींस 10⁻³ ये चीज आ गई आपके पास। अब चलिए आप पावर के पास। पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटू m1 l2 and t-3, and this is equal to what? 10⁻⁶। क्लियर है? पक्का? ध्यान से, अगर मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, से दिस टू बी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। हम लोगों ने क्या करा? टेकिंग थर्ड बाय सेकेंड। मैंने थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करा, तो मेरे पास कितना बना बेटा? यहां से m1 l2 t-3 divided by m1 l1 and t-2, and this will be equal to what? 10⁻⁶ divided by 10⁻�3। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा, तो आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और t-2 और ये कैंसिल करा तो कितना बचा? -1। हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक तो बच गई लेंथ, और एक यहां से कितना आ गया? t-1। और अगर इसे कैंसिल करा 10⁻�3, ये चीज बनेगी। ध्यान से ऑब्जर्व करो, टाइम हमारे पास ये रहा फर्स्ट इक्वेशन में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन अगर वैल्यू डालते हैं बेटा, L एज इट इज, टाइम कितना आया हमारे पास? 10⁻³ अवेलेबल है। पावर -1 इज इक्वल टू 10⁻3। ये चीज करोगे। अगर आप इस वैल्यू को देखो तो ये 10⁻3 बन गया। 10⁻3 एंड 10⁻3 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आपके पास सॉल्व आउट करके लेंथ कितनी आ जाती है? 1 मीटर। हाँ या ना? पक्का क्लियर हुआ? ध्यान से देखो, लेंथ 1 मीटर आ गई, टाइम कितना है? 1 मिली सेकेंड। सेकेंड और थर्ड दोनों में से किसी एक में रख दो तो क्या आ सकता है? मास। नाउ using L is equal to 1 meter and T is equal to 10⁻³ seconds in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ध्यान से देख लो बेटा, ये वाली इक्वेशन, दिस इज m1 l1 and t-2 is equal to 10⁻3। यहां से m1 that will be m l1, भाई लेंथ कितनी है? 1 मीटर, तो ये आपका 1 हो गया। टाइम कितना है? 10⁻³ पावर -2 एंड इज इक्वल टू 10⁻3।
ध्यान से देखो, ये कितना बना 10⁶। 10⁶ को अगर आप यहां शिफ्ट कर देते हैं तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा 10⁻³ kg। समझ आया बेटा? पक्का? तो आई होप अब इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग निकाल सके, एंड दिस इज कंप्लीटली पूरा हिट एंड ट्रायल पे चलेगा। बट ध्यान रहे, आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। चले आगे। अब देखो बेटा ध्यान से, आज का आपका जो कंसेप्ट है बहुत ही मजेदार है, और ये आपको बेटा आगे तक काम आने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक, पहले एक बार थियोरिटिकली देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा, दैट ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और कैन बी सब्ट्रैक्टेड। आप लोग सेम क्वांटिटीज को ही ऐड कर सकते हो और सेम क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट, परंतु मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हर किसी क्वांटिटी में चलेगा, एकदम बिंदास। ध्यान रखना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ किसको कर सकते हो, सेम को। बट अगर बात आती है किसकी, मल्टीप्लाई करने की या फिर डिवाइड करने के लिए, तो उसके लिए क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी नहीं है। डिफरेंट क्वांटिटीज में भी अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो कुछ नई क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, अब सुनो और समझो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी। अच्छा, अब हमें जो यहां कंसेप्ट देखना है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से नहीं होता, वो किसके अकॉर्डिंग है, यूनिट्स, डायमेंशंस। तो अगर मैं कह रहा हूं ना वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड कर रहा हूं, इसका मतलब मैं ये देख रहा हूं कि वेलोसिटी की यूनिट्स में मैं वेलोसिटी की यूनिट्स को ऐड कर रहा हूं। यहां न्यूमेरिकल वैल्यू की बात नहीं है, यहां सिर्फ किसकी बात है, यूनिट्स की, डायमेंशनल फॉर्मूले की। तो बेटा अगर वेलोसिटी में तुमने वेलोसिटी ऐड करी तो तुम्हें मिलेगा भी क्या, वेलोसिटी। हाँ या ना भाई? मैं कहता हूं 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड विल गिव्स अस व्हाट, 15 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, यूनिट्स। चेक इट आउट, मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड ऐड किया तो मिला भी क्या, मीटर पर सेकेंड। सुनो दोबारा से और ध्यान से, मान लो मेरे पास था फोर्स, और फोर्स में से हमने फोर्स को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास था 8 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन एंड विल गिव्स अस व्हाट, 5 न्यूटन। तो जरा मेरे प्यारो ध्यान से देखो, न्यूटन में से न्यूटन को सब्ट्रैक्ट किया तो मिला भी क्या, न्यूटन। मतलब सेम यूनिट्स को ऐड करने पर या सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट करने पर द फाइनल रिजल्ट की जो यूनिट है दैट विल रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ आई बात? पक्का क्लियर है? ये तो बात होगी सेम ऐड सेम सब्ट्रैक्ट। ठीक, अब जरा देखो ध्यान से, सिमिलर वे में मान लो फोर्स प्लस वेलोसिटी। ठीक, अगर फोर्स में हम वेलोसिटी को ऐड कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं देने वाला। भाई देखो ना, मैं कह रहा हूं आपने 10 न्यूटन के फोर्स में 5 मीटर पर सेकेंड को ऐड कर दिया। ठीक, दोनों क्वांटिटीज कैसी हैं, डिसिमिलर है, बिल्कुल अलग क्वांटिटीज है ना। तो जो डिसिमिलर क्वांटिटीज है, ना तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो और ना ही आप उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। उन्हें केवल क्या करा जा सकता है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। ध्यान रहेगा? ठीक, अब देखो जरा समझो, मान लो
मैंने मास और एक्सेलरेशन, भाई ये दोनों के दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है या नहीं, मैं इन्हें ऐड नहीं कर सकता, मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता, पर मैं इन्हें मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, हाँ है ना। अगर मैंने मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला, फोर्स मिला। मानते नहीं मानते? इसका मतलब सेम क्वांटिटीज को तो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट भी क्या रहेगा, सेम। बट जब डिफरेंट क्वांटिटीज की बात आती है तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम उन्हें डिवाइड करेंगे एंड द रिजल्ट विल बी द डिफरेंट। भाई आपस में सेम नहीं है ना, अलग अलग है, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा। जैसे कि आपने कहा फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स वेलोसिटी एडिशन तो पॉसिबल था नहीं, है ना। हमने इन्हें क्या करके देखा, मल्टीप्लाई। जब फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, दैट गिव्स अस पावर। वो हमें क्या देता है, पावर देता है। जैसे जैसे चैप्टर्स में आगे बढ़ोगे ना तो पावर का एक ये फॉर्मूला भी सीखोगे, दैट पावर इज व्हाट, फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब देखो अलग अलग है या नहीं, ठीक, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते थे ना, क्या करके देखा, मल्टी, और कुछ अलग मिल गया, हाँ है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है फोर्स और डिवाइड करा आपने किससे, एरिया से। भाई डिफरेंट क्वांटिटीज है, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, या तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। आपने क्या करके देखा, डिवाइड, एंड व्हाट दैट गिव्स यू, ये हमें क्या देता है, प्रेशर। समझ आया? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिंपल सा इतना कहना था कि अगर हम सेम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रिजल्ट विल रिमेन्स द सेम। बट अगर बात आती है डिफरेंट क्वांटिटीज की तो हम उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उनके साथ क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, उनके साथ क्या हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, एंड द रिजल्ट विल बी द डिफरेंट। रिजल्ट सेम नहीं आएगा, रिजल्ट भी क्या होगा, डिफरेंट हो। बात समझ आई? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का सिर्फ कंसेप्ट क्लियर हुआ, पक्का? अरे तो इतने यूनिक तरीके से कैसे बैठे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पक्का? या फिर वही कॉल ऑफ ड्यूटी में गुम हो अभी, पढ़ाई में ध्यान दो नहीं तो तुम्हारा डेड ऑफ ड्यूटी बना देंगे अभी। ठीक, चलो आ जाओ बेटा, अब समझो ध्यान से, अगेन कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने क्या कहा, ये तो क्लियर है ना अच्छे से। मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है, अल्फा ए प्लस बीटा बी इज इक्वल टू गामा सी, ऐसा कुछ है हमारे पास। ये इक्वेशन हमें दी गई है, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं, अल्फा ए को बीटा बी में ऐड किया, भाई ऐड कब हो सकता है, जब उनकी यूनिट्स क्या हो, और ऐड करके गामा सी मिला, तो जो मिलेगा, जो बनेगा, उसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम होगी। तो मैं कह सकता हूं यहां पर इस इक्वेशन से पहला पॉइंट कि द डायमेंशंस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ is equal to the dimensions of बीटा बी। भाई अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। फर्दर मैं कह सकता हूं कि डायमेंशंस ऑफ अल्फा ए इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ गामा सी। भाई ऐड करके जो बनेगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, सेम। तो अल्फा ए और गामा सी उसकी यूनिट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और मैं फर्दर कह सकता हूं कि डायमेंशंस ऑफ बीटा बी इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ गामा सी, हाँ या ना, पक्का? दिस इज द ओनली छोटा सा पॉइंट जो कि
हम लोगों को अभी क्वेश्चंस करते समय इस्तेमाल करना है। कोई डाउट? पक्का क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे, समझेंगे बेटू। सबसे पहला और बेसिक प्रॉब्लम लेते हैं सबसे पहले बेटा हम लोग। मान लो हमें दिया गया v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी। एक इक्वेशन ये दी गई जिसमें कि हमें बताया गया है कि v रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन को। ध्यान रखना है, पोजीशन अगर कहा गया तो इसका मतलब होता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, डिस्टेंस भी ले सकते हो और डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो। और बताया गया है कि जो t है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसे? टाइम को। ठीक, ऐसा कुछ बताने के बाद उसने हमसे कहा डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। हमें किसकी डायमेंशंस निकालनी है? ए और बी की। तो जरा ध्यान से समझेंगे बेटा। भाई व्हाट इज द गिवन इक्वेशन? हमारी गिवन इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टी। ये कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से मैं इन दोनों को कब ऐड कर सकता हूं? जब दोनों की यूनिट क्या हो? सेम। और इनको ऐड करने के बाद मेरे पास जो बन रहा है उसकी यूनिट भी क्या होगी? सेम। तो क्या हमारा ये कहना सही नहीं होगा कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ homogeneity dimensions of v is equal to dimensions of ax square? हाँ या ना? अब देखिए ध्यान से, v की डायमेंशंस क्या होंगी? m0 l1 t minus 1 is equal to a as it is and x square will be what? भाई x क्या है? लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया। आपको किसके लिए चाहिए? आपने इसे शिफ्ट करा तो आपके पास यहां से जो a है, ध्यान से देखिएगा, जो a है वो क्या बना? m0 l1 t minus 1 एंड डिवाइडेड बाय l2। भाई अगर कैंसिल कर लेते हैं तो a के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l minus 1 एंड t minus 1। समझ आया नहीं? पक्का क्लियर हुआ? बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एग्जैक्ट सिमिलर वे समझो ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ bt। भाई इन दोनों की सेम और इन दोनों की भी सेम। तो यहां से अगर v के लिए लिखा m0 l1 t minus 1, ये हो गया b एंड t के लिए लिखा तो कितना? t1। रिप्लेस करेंगे तो b कितना हो गया बेटा? m0 l1 t minus 1 एंड डिवाइडेड बाय कितना? t1। ऊपर जाएगा और b कितना आ गया हमारे पास? m0 l1 एंड t minus 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका? b का। सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया मिला कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करना कैसे है। भाई सेम कैन बी एडेड और सेम कैन बी सबट्रैक्टेड। तो इस वजह से हमने ए एक्स स्क्वायर की डायमेंशंस को किसके बराबर रखा? v के। और फिर बी टी की डायमेंशंस को किसके बराबर रखा? v के। क्लियर हुआ थोड़ा सा? पक्का? चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आप लोगों को देंगे, वो आप कीजिएगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो आया बेटा यहां पर कुछ इस तरीके से कहा गया f इज इक्वल टू अल्फा रूट x प्लस बीटा टी स्क्वायर। ये चीज दी गई जिसमें कि हमें बताया गया है कि f किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स को। x किसे रिप्रेजेंट कर रहा है?
डिस्प्लेसमेंट को, और टी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। ठीक, ऐसा कुछ हमें बताया गया। और अब वो हमसे कहता है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए बाई बी। हमें किसकी डायमेंशंस निकालनी है, ए बाई बी की। देखो टेक्निक, प्रोसेस नहीं बदलेगा, कंसेप्ट नहीं बदलेगा, दैट विल रिमेन द सेम। पहले हम ए की निकालेंगे और फिर हम बी की, और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो। ओके, ए और बी, सॉरी यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा बाय बीटा। ठीक, तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे, अल्फा के लिए, फिर किसके लिए निकालेंगे, बीटा के लिए, और दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो। चलिए करके देखते हैं, समझिएगा ध्यान से बेटा। भाई हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है बेटा, f इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स प्लस बीटा टी स्क्वायर। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, इनका मतलब दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम, और दोनों को ऐड करके हमारे पास बन रहा है फोर्स। इसका मतलब इन दोनों की डायमेंशंस और फोर्स की डायमेंशंस आपस में भी क्या होंगी, सेम। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से द डायमेंशंस ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ अल्फा रूट एक्स, हाँ है ना। ना फोर्स के लिए पुटअप करा, m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा, x के लिए पुटअप करा बेटा कितना, l1। समझो ध्यान से, भाई x के लिए कितना करा, l1, अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो हमने यहां पावर कितनी कर दी, हाफ। डन है। आपको क्या सॉल्व आउट करना है, अल्फा के लिए। तो अगर हम लोगों ने यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व किया बेटा, सो अल्फा विल बी इक्वल टू m1 l1 t माइनस टू एंड डिवाइडेड बाय, ये कितना बन जाएगा, l पावर हाफ। सो ये हो गया हमारा l पावर हाफ। और जैसे ही कैंसिलेशन करी, देखो ध्यान से, m1 बेटा बेसिस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट, सो 1 माइनस हाफ विल गिव्स यू व्हाट, हाफ। सो ये बना m1 l हाफ एंड t माइनस 2। ये आपके पास किसके लिए आ गया बेटा, अल्फा के लिए। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से हम किसके लिए करेंगे, बीटा के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, डायमेंशंस ऑफ बीटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एफ। भाई बीटा टी स्क्वायर की डायमेंशंस किसके बराबर, एफ के बराबर। अगर रिजॉल्व किया, बीटा टाइम स्क्वायर ये हो गया, एंड फोर्स इज हाउ मच, m1 l1 t माइनस 2। अगर आप इसे शिफ्ट करते हैं बेटा, तो देखो क्या बनेगा, m1 l1, जब ये ऊपर आएगा तो कितना हो गया, t माइनस 4। ये आपके पास किसकी डायमेंशंस आ गई बेटू, बीटा की। पहले बताओ यहां तक समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, अल्फा बाय बीटा। तो जब आपको अल्फा बाय बीटा चाहिए, नाउ अल्फा बाय बीटा, व्हाट इज अल्फा, ये रहा, कितना है बेटू, m1 l हाफ t माइनस 2 डिवाइडेड बाय m1 l1 t माइनस 4। बीटा डाल दिया आपने। अब अगर आप इसे रिजॉल्व करते हो, ध्यान से देखो, ये गया m1, ठीक है, बेसिस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो यहां कितना बचेगा, माइनस हाफ, माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां कितना बचेगा, +2। तो इसका मतलब अल्फा बाय बीटा इज गोइंग टू बी m0 l माइनस हाफ, l माइनस हाफ एंड t2। ये आपका आंसर आ जाता है किसके लिए, अल्फा बाय बीटा के लिए।
थोड़ा सा आइडिया मिला और पक्की बात। चलिए अगली प्रॉब्लम देखेंगे, बहुत ध्यान से करना है बेटू। अभी तक आपने जो इक्वेशंस करी, देखो ध्यान से देखो, कोई फ्रैक्शन में नहीं है क्वांटिटी, ठीक है, एज इट इज। अगर आप यहां देखें, क्वांटिटी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा अलग, पहले बेटा सब लोग समझेंगे ध्यान से। आपको दिया गया E इज इक्वल टू, फॉर्मूले में बोल रहा है E इज इक्वल टू ए माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी टी, ठीक है। जो इक्वेशन है अब फ्रैक्शन में दी गई है कुछ इस तरीके से, और आपको बताया गया है कि जो E है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी। जो T है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। और जो X है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस। और कहता है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। आपको डायमेंशंस निकालनी है किस किस की, ए और बी की। पहले बताओ यहां तक समझ आया? इस प्रॉब्लम को पहले ध्यान से सीखो, अगली प्रॉब्लम सेम कैटेगरी की आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। जब कभी भी आपके पास ऐसा कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, आप सबसे पहले फ्रैक्शन का वो हिस्सा देखेंगे जहां कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट में चल रहा हो। जैसे अभी आपकी जो गिवन इक्वेशन है, इसका अगर आप न्यूमरेटर देखो तो जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा है उसके अंदर हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है, हाँ या ना। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, टेकिंग और कंसीडरिंग न्यूमरेटर ओनली, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा हूं, न्यूमरेटर को देख रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने न्यूमरेटर को देखा तो मैं कह सकता हूं डायमेंशंस ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई आप ए और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसका मतलब दोनों की यूनिट्स, दोनों के डायमेंशंस क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब जो ए है वो किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर के बराबर आ गया, हाँ या ना, पक्का। हमने कहा जब सेम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे और सेम क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, द रिजल्ट विल रिमेन्स द फाइनल यूनिट्स विल रिमेन्स द सेम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सेम है तभी तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना। तो जब ए और एक्स स्क्वायर की सेम है तो इस पूरे की भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब अगर मैं डायमेंशंस ऑफ ए माइनस एक्स स्क्वायर की बात करूं तो वो किसके बराबर रहेगी, L2 के बराबर ही रहेगी, हाँ या ना। पॉइंट क्लियर है? जैसे ही आपके पास ये हिस्सा सॉल्व हो जाए, मतलब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर वाला या डिनोमिनेटर वाला हिस्सा सॉल्व हो जाए, अब आप पूरे फ्रैक्शन को पकड़ लो, ठीक। जैसे ही आपने पूरे फ्रैक्शन को पकड़ा, अब आप क्या लिख सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ A माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय कितना, BT। इस तरीके से अगर हम इसे सॉल्व करें, डायमेंशंस ऑफ E m1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल टू A माइनस एक्स स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइडेड बाय B एंड व्हाट इज T, T1। ये रहेगा हमारे पास। अगर इसे सॉल्व करें, देखो बेटा, m1 L2 T माइनस 2 इज इक्वल टू, इसे ऊपर ले गए तो आपके पास कितना बना, L2 T माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय B। अब B को यहां लाओ तो देखो ध्यान से, इट इज गोइंग टू बी L2 T माइनस 1 एंड m1 L2 T
-2, ये गया, कितना रह जाएगा T1, हाँ है ना। तो सॉल्व आउट करके आपके पास B कितना आया बेटा, M1 L0 T, सॉरी ये ऊपर आएगा, तो आपके पास कितना बनेगा बेटा यहां से, दिस इज M-1 L0 एंड T1। समझ आया, पक्का, श्योर। बढ़े आगे, एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर उसके बाद आप करना, ठीक। देखो ध्यान से, मान लो आपके पास इक्वेशन दी गई है बेटू, दैट P इज इक्वल टू F माइनस, this is F into alpha divided by beta minus A, इस तरीके से, जिसमें कि कोई भी आर्बिट्रेरी हमने कंसीडर किया बेटा, जिसमें कि P रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, प्रेशर को, A रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एरिया को, और यहां से F रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, फोर्स को। और हम देखना चाहते हैं डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो बात क्या सीखी हमने कि अगर इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शन में है, तो पहले कौन सा हिस्सा देखना है, फ्रैक्शन का वो हिस्सा देखना है जहां एडिशन या डिफरेंस सब्ट्रैक्शन चल रहा हो। तो यहां कहां पर चल रहा है, डिनोमिनेटर में। तो आपने सबसे पहले सिर्फ किसे पकड़ लिया, डिनोमिनेटर को। सो टेकिंग बीटा माइनस ए, अगर हमने इसे कंसीडर किया तो हम क्या कह सकते हैं, डायमेंशंस ऑफ बीटा इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ ए। भाई सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सेम कैन बी सब्ट्रैक्टेड, तो दोनों के डायमेंशंस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो डायमेंशंस ऑफ बीटा एरिया विल बी व्हाट, L2। ये किसके डायमेंशंस आ गए, बीटा के। अगर बीटा के डायमेंशंस ये हैं तो इस पूरे के भी क्या रहेंगे, सेम। भाई क्यों सेम रहेंगे, रीजन बताओ। क्योंकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट विल रिमेन द सेम। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहां पर कि डायमेंशंस ऑफ बीटा माइनस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, L स्क्वायर। और हमने क्या कहा था कि जैसे ही आपका फ्रैक्शन का ये वाला हिस्सा डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर वाला जहां भी आ रहा है ऐड सब्ट्रैक्ट वो हो जाए, तो आपको क्या करना है, पूरे को कंसीडर करना है। तो अब हमने क्या करा, डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ F अल्फा एंड बीटा माइनस एक, ऐसा कुछ लिख लिया। नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं डायमेंशंस। नाउ P के लिए कितना होगा बेटा, M1 L-1 T-2 इज इक्वल टू फोर्स के लिए कितना हो गया, M1 L1 T-2 इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, L2। डन है। बहुत ध्यान से देखना, ये M1 से M1 गया, ठीक, ये T-2 से T-2 चला गया, ठीक है। अगर मैं यहां से L2, एक ये चला गया, अगर मैं इस L को यहां लेकर के आता हूं, ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, M0 L0 एंड T0। हाँ कोई दिक्कत नहीं, समझ आया नहीं, पक्का क्लियर हुआ। चले आगे। अब एक क्वेश्चन आपने ट्राई करना है, आपके पास इक्वेशन दी गई P माइनस ए बाय वी एंड V माइनस बी
इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, जिसमें कि जो P है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम, ये है हमारा रियल गैस कांस्टेंट, और T है आपका टेम्परेचर। डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की डायमेंशंस निकालनी है फटाफट से बेटा, जल्दी से करेंगे। V is the volume, सर अभी टाइम लगेगा हाफ एन आवर तक। ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। करो बेटा, आप लोग इसको करो। बेटा आंसर, अरे ये क्या मतलब हुआ, कुछ तो आ गया, करेक्ट आना चाहिए भाई। चलो देखो ध्यान से समझो कैसे करना है बेटा आप लोगों को। अनुपम, अभी आपके पेरेंट्स से बात हुई है, देवर सिंह की आप घर पे पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, नहीं गलत बात है। उन्होंने बोल दिया है कि सर डंडा इस्तेमाल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाओ। चलिए अब पहले ध्यान से सोचो कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, सेम कैन बी एडेड और सेम कैन बी सब्ट्रैक्टेड। वो देखो भाई को नींद आ रही है, अरे लो भैया गजोदर क्या कर रहा है, उपास्य ले रहा है क्लास में, पढ़ाई में ध्यान लगा। भाई आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इसका मतलब क्या है,
P माइनस, बेटा एक चीज मैंने यहां पे गलत लिख दी, इट इज P माइनस A बाय V स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर भी आया, ठीक है। सो देखो अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं, सेम कैन बी एडेड और सेम कैन बी सबट्रैक्टेड। अगर आप इन्हें सबट्रैक्ट कर रहे हो बेटा तो इसका मतलब हुआ डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A बाई V स्क्वायर, एक तो ये बन गया। और फिर यहां पर आओ, इधर आओ, तो यहां से क्या लिख सकते हो, डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, हाँ या ना। आपको इस हिस्से की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करके देखें, ध्यान से देखो बेटा, डायमेंशंस ऑफ P A बाई V स्क्वायर, सो व्हाट इज P, प्रेशर, M1 L-1 T-2 इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई V इज वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम है बेटा तो कितना हो गया, L क्यूब और इसका स्क्वायर। आप शिफ्ट करें तो A कितना आएगा हमारे पास, M1, दिस इज M1 L-1 एंड T-2 इंटू ये इधर गया, कितना हो गया बेटा L6। अगर आप ध्यान से देखिए L-1 L6 तो A कितना बना, M1 L5 एंड T-2, ये किसकी डायमेंशन आ गई, ए की। कोई दिक्कत, और इतना समझ आया, ओम बेटा क्लियर है। नाउ सिमिलर वे में हमने किसे पकड़ लिया, डायमेंशंस ऑफ V इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V, तो इसको तो सीधे लिख दीजिए, डायमेंशंस ऑफ V इज द डायमेंशंस ऑफ V, तो व्हाट इज B, वॉल्यूम, दैट इज L क्यूब। समझ आया, ठीक है। ये इक्वेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे एंड दिस इज नोन एज व्हाट, द वेन डर वाल्स इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम है आपके पास क्या, वेन डर वाल्स इक्वेशन। ध्यान रहेगा, इक्वेशन भी ध्यान रखो, इट इज व्हाट, P माइनस A बाय V स्क्वायर एंड V माइनस D। ध्यान रहेगा, कर सकते हैं अच्छे से, पक्की बात। अरे तो क्या हो गया, परेशान हो गया है तो बहुत ज्यादा। चले आगे, पक्का। नाउ अगला पॉइंट देखिए, मान लो आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है दैट V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C डिवाइडेड बाय D माइनस T, ठीक है, जिसमें कि आपको बताया गया है V is velocity and T is time. Dimensions of A, B, C and D, आपको चारों की डायमेंशंस निकालनी। तो क्या करने वाले हैं आप लोग, हमने क्या कहा था, अगर फ्रैक्शन आ जाए सबसे पहले उस फ्रैक्शन वाले हिस्से को देखो, तो यहां कौन है आपके पास फ्रैक्शन में, D माइनस टी, पहले इसे देख लो ध्यान से, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ T। भाई आप D और D को सबट्रैक्ट कर रहे हो, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी। तो आपके पास D की डायमेंशन सिंपली क्या आ गई, ये आ गई, क्लियर है। अगला स्टेप, अब हम पूरे को डायमेंशनली इस पूरे को किसके बराबर रख सकते हैं, V के, हाँ या ना। नाउ
हम लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ सी ओवर डी माइनस टी इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ वी। भाई सी की आपको पता करनी है, सी की डायमेंशंस पता करनी है, एंड डी माइनस टी, भाई जो टी की है वही डी की है और वही पूरे की भी होगी। तो डी माइनस टी की जगह कितना करेंगे बेटा, इट इज T1 इज इक्वल टू वेलोसिटी L1T माइनस 1। जैसे ये इधर जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और आपके पास जो C है वो किसके बराबर आ जाएगा, L1 के। ये आपके पास C के लिए आ गया। क्लियर है? इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, BT will be equal to what, V. So now dimensions of BT is equal to the dimensions of V. जैसे इसे सॉल्व किया तो ये आ गया B और T को कितना करा, T1 इज इक्वल टू, यहां से V के लिए कितना रखा बेटा आप लोगों ने, M0 L1 T माइनस 1। भाई अगर ये इधर जाता है तो B किसके बराबर हो गया, M0 L1 एंड T माइनस 2। समझ आया नहीं आया, पक्का? एंड लास्ट पॉइंट, ए और वी क्या हो जाएंगे, सेम। सो नाउ डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ वी। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला M0 L1 एंड T माइनस 1। समझ आया या नहीं, पक्का क्लियर है? तो बेटा इस तरीके से हमें प्रॉब्लम्स करनी है, किसके लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए। आइडिया मिला थोड़ा सा, पक्का? एक कंसेप्ट जो अलग से ध्यान रखोगे, ठीक है, इस पर बेस्ड हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपको एक प्रॉब्लम भी करा दे बढ़िया सी। मेरे पास E है और E की पावर में कुछ है मेरे पास, मान लो E की पावर, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, ध्यान रखना है दिस पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इस पावर को हम हमेशा किसके बराबर रखते हैं, 1 के बराबर रखते हैं। मतलब क्या रहा, देखो मान लीजिए E की पावर में ax बाय p ऐसा कुछ है, ठीक है, जिसमें कि हमें कहा गया x इज द डिस्टेंस एंड p इज द मोमेंटम। x जो है वो डिस्टेंस है और जो p है वो मोमेंटम है, ठीक है, और कहता है डायमेंशंस ऑफ ए का डायमेंशंस पता करो। एकदम रिलैक्स, और आपने क्या करना है, a बाय एक्स, सॉरी a इंटू एक्स बाय पी किसके इक्वल रखना है, 1 के। तो यहां से a को हम क्या लिख पाएंगे, p बाय एक्स, सो दैट डायमेंशंस ऑफ a, डायमेंशंस ऑफ a को कितना लिख पाएंगे, मोमेंटम m1 L1 t माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, दिस इज L1, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर कितना रह जाएगा, M1 L0 t माइनस 1। इस तरीके से क्लियर हुआ? एंड सपोज अगर यही चीज हमारे पास ऐसा कुछ है, e की पावर माइनस बी एक्स पी, इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, e की पावर माइनस बी एक्स पी। भाई पॉइंट क्या कहता है कि पावर को किसके इक्वल रखना है, 1 के। अब सुनो, डायमेंशंस में नेगेटिव का कोई रोल नहीं, तो सिंपली हम लोगों ने क्या करा, बी एक्स पी इक्वल 1, तो b की डायमेंशंस क्या बनेगी, 1 बाय एक्स पी, सो इट इज 1 डिवाइडेड बाय x इज व्हाट, L1, एंड मोमेंटम इज व्हाट, M1 L1 एंड t माइनस 1, t माइनस 1 सॉल्व आउट करेंगे तो b कितना हो जाएगा, m माइनस 1
ये कितना हो गया L -2 एंड T माइनस, हाँ T पॉजिटिव 1 हो जाएगा बेटा, एंड T विल बी पॉजिटिव। ये सिर्फ हमने मतलब अगर ऐसा कुछ आया तो सॉल्व करने का आइडिया लिया है, ठीक है। प्रॉपर क्वेश्चन जब देखेंगे, ठीक है, तो वहां प्रॉपर वैल्यूज होंगी, एक प्रॉपर फॉर्मूला होगा, एक प्रॉपर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो यहां तक समझ आया? पक्का? खत्म करें? तो आपके पास डायमेंशनल एनालिसिस यहां खत्म हो जाता है, जिसमें कि आपको 4 यूजेस अच्छे से करने होते हैं। चेकिंग द एक्यूरेसी, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, एंड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हो जाएगा यहां तक अच्छे से? पक्का? नेक्स्ट क्लास में एक तो मैं आपको इस पर बेस्ड एक प्रॉपर क्वेश्चन सिखा देंगे, बढ़िया सा इक्वेशन लेकर के। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। और सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ को प्रॉपर क्वेश्चन में यूज कैसे करना है, ठीक है। फिर दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, उसको करके ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। पक्का? ये पीडीएफ में आपके पास शेयर कर दूंगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करना है। क्लियर टू एवरीवन? मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।